नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया पाठ कक्षा 6 का अध्याय 2 अखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अखेटकों का जो खाद्य संग्रह है, जो संग्रह यानी इकट्ठा किया हुआ है, वहाँ से लेके भोजन उत्पादन तक की बात है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। बात क्या है कि आरंभ में यानी शुरू में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हमें उन अखेटक खाद्य संग्रह का नाम जानना है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते, फल, मूल, दाने, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। अखेटक खाद्य संग्रह समूहों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते घूमते रहते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। मतलब अखेटक यानी शिकारी। अखेटक यानी शिकारी। पहला कारण यह है कि वह एक जगह से ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए वह भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए वे जानवरों के शिकार करने वाले लोग भी पीछे पीछे जाया करते थे। अब तीसरा कारण, पहला कारण क्या है? पहला कारण है पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा दिन तक अगर वहाँ पे रह के एक ही जगह पर फल, पेड़ पौधे जो भी खाया करते थे वो खाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे। दूसरा शिकार, जो पशु पक्षी है, जानवर है, वो एक अपना शिकार करने के लिए दूसरी जगहों पे जाया करते तो ये भी पीछे पीछे चले जाते थे। तीसरा कारण है पेड़ पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमने गए। चौथा कारण है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे को जीवित रहना संभव नहीं था। पानी झीलें, झरने, नदियों ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों एवं नदियों का पानी बारिश के बाद में मिल पाता है, इसलिए ऐसे झीलों एवं नदियों के किनारे लोगों को सूखे मौसम या पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। ये तो रहे मुख्य 4 कारण लोगों का घूमने का कारण। अब है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उपयुक्त अखेट खाद्य संग्रह किया जाता है। यह संभव है कि लोग अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाया करते थे। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बेचे जाते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां, मांस काटने, पेड़ों को छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। तो कुछ हड्डियां में लकड़ियों को गट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते हैं और कुछ औजार लकड़ी काटे जाती है। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ी औजार बनाने के लिए भी किया जाता है। तो किससे? हड्डियों के औजार बनाए जाते थे। किसके? हड्डियों के। पत्थरों, हड्डियों एवं लकड़ियों के औजार बनाए जाते थे, जिसमें से कुछ मांस काटने के लिए काम लेते थे, तो अनेक प्रकार के काम आते थे। अब रहने की जगह निर्धारित, लाल त्रिकोण वाले स्थान में पुरातत्व जहां अखेट व खाद्य संग्रहों को होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी वह कई स्थानों पर अखेटक संग्रह रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पर पुरातत्व स्थल, नदियाँ, झीलें, किनारे हैं। ये देखिए, यहाँ नक्शा दे रखा है, आप नक्शे में देख सकते हैं कहाँ पे लोग निवास करते थे। कुछ जगह हैं जहाँ चिन्हित है। आरंभिक गांव है, आधुनिक गांव है। सबसे पहला है पौराणिक पुरास्थल। ये जो आपको लाल लाल चिन्ह दिखेगा वहाँ पे पौराणिक पुरास्थल है। नवीन पाषाणिक पुरास्थल, ये जो आपको नीले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नवीन है। फिर है जो हरे हरे दिखाई दे रहे हैं वह महापाषाणिक पुरास्थल है।
आरंभिक गांव है, आधुनिक गांव है। अब बात करते हैं हम, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां ऐसे पत्थर मिल सके। ठीक है, पत्थर। अब बात करते हैं उसके आगे, आग की खोज। पुरातत्व स्थल किसे कहते हैं? पुरातत्व उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलता है। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, वह बाद में वे उन्हें छोड़ा गया। जमीन पर के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। इस पुरातत्व स्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मानचित्र में कुरंदुला गुफा ढूंढिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल भी कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर भगाने के लिए। नाम व तिथियां ये आप पढ़ लेना। ये देखिए इसमें दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या कैसा है, इसमें कुछ खास है नहीं। इसके बाद में बात करते हैं बदलती जलवायु की। लगभग 1200 साल पहले दुनिया की जलवायु भी बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। पौराणिक स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या भी बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें एवं प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के लिए अनुसार पालने की बात सोचने लगे हुए। साथ ही में इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। अब है खेती व पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान महाद्वीपों एवं भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिला व पुरुष बच्चे इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दे। बटोरना यानी इकट्ठा करना। साथ ही में वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगता है और कब पककर तैयार हो जाता है। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इससे धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह है कुत्ते का जंगली पूर्वज। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों में के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवरों झुंड में ही रहते थे। वे बेहतर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जानवरों के आक्रमण से इन्हें सुरक्षा किया करते थे और धीरे धीरे ये पशु पालक बन गए। अब बात करते हैं आगे। तो ये आग की बात हो गई, पशुपालक की हो गई। एक नवीन जीवन शैली। क्या? एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि वह विकसित होने के कुछ वक्त बाद में कुछ दिन, महीने, फिर या साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उन्हें देखभाल के लिए उन्होंने एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने। खरपतवार यानी जो अपन घास काटते हैं ना, उसको खरपतवार कहते हैं। जानवरों एवं चिड़ियों से सुरक्षा करने जैसे बहुत सारे काम शामिल थे। कटाई के बाद में अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यकता थी। इसलिए लोगों को इस भंडार की बात को सोचने में बहुत पड़ी और बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, कटोरियाँ भुनी या जमीन में गड्ढे खोदे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाने और उनका प्रयोग करेंगे? अपना जवाब कारण बताइए। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों को देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनका दूध भी प्राप्त होता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत यानी साधन है।
यही नहीं, जानवरों से हमारे को मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन का भंडार का एक तरीका है। आओ आरंभिक कृषक एवं पशुपालकों के बारे में पता लगाएं। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग के दिखाई दे होंगे, जहां प्रत्येक बिंदु पर उस जगह दर्शाती है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआत में कृषि में पशुपालकों को होने वाले साक्ष्य मिले थे। यह पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर व पूर्व दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान एवं कृषकों के पशुपालक में बस्ती थी। वहां यह नहीं जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे व पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनसे सबसे रोचक जाल हुआ है अनाज की दानों की अवशेष। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए हैं। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों एवं बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही है। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्थायी जीवन के। और अब सबसे पहले स्थायी पुरातत्वविदों को कुछ पुरातत्व एवं झुपड़ियों घरों के निशान मिलते हैं, जैसे बुर्ज होम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं और जिन्हें गत्वास कहा जाता है, जो गड्ढे के नीचे बनाते हैं। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है, इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती है। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है, जहाँ ऐसे लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर व बाहर खाना पकाते थे। गत वर्ष का चित्र। बहुत सारे जगहों पर पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनसे ये ऐसा जो पुरातत्व युगीन में उपकरणों के भिन्न है, इसलिए नवीन पाषाण युग के का माना जाता है। इनमें वे औजार भी है जिनके धार की अधिक पान करने के लिए उनमें पॉलिश चढ़ाई जाती थी और ओखली मूसल का प्रयोग अनाज एवं वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हम हजारों साल बाद में ओखली एवं मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह से प्राचीन प्रस्तयुगीन औजारों का निर्माण, प्रयोग एवं लगातार होता रहा है। औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। चलिए बात करते हैं औजारों के। नवीन पाषाण युग के पुरास्थलों से ये इस प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। कभी कभी इन अलंकृत भी किया जाता है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दाल जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके लिए साथ साथ में अब लोग कपड़े भी बनाने लग गए हैं। इसके लिए कपास जैसी आवश्यक पौधे उगाए जा सकते हैं। क्या आप यह परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आया है? ऐसा ही बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कोई भी जगह स्त्री पुरुष शिकार व भोजन संग्रह करने में काम करते रहे, वह अन्य लोग हजारों साल पे दरमियान धीरे धीरे खेती व पशु पालन को अपना लिया। बहुत जगह पर लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरानगढ़ की जीवन मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलने और दरों के पास में एक हर भार समतल स्थान है। मेहरानगढ़ संभवतः एक स्थान है जहां स्त्री पुरुष इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूं उगाना व भेड़ बकरी पालन सीखा था। यहाँ पर लोगों ने विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली है। इससे हिरण तथा सुअर जैसे जानवरों, जंगली जानवरों एवं भेड़ बकरियों की हड्डियां मिलती है। मेहरानगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घर की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें यह संभवतः भंडार का काम आते हैं। मृत्यु के बाद में सामान्य मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोग आस्था और मृत्यु के बाद में जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतक के साथ में सामान भी रखते थे। मेहरगढ़ में ऐसी ही कब्र मिली है जहां एक कब्र में मृतक के साथ में बकरे को दफनाया गया था और यह परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। एक नवीन पाषाणिक पुरातत्व स्थल। एटला तुर्की पाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध एवं पुरातत्व स्थलों में एक
चातल युक्त तर्क की है। यह दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और उनका प्रयोग किया जाता है। सीरिया से लाया गया एक चमचमाता लाल सागर की कोड़ियों एवं भूमिगत सागर की सीपियों। ध्यान में रखें कि उस समय के पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग समय को खुदाई एवं जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। चलिए आज का पाठ पूरा हुआ। नमस्कार। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।